तो अब आज का हम लोग का टॉपिक है क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया था और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो फिफ्थ पार्ट है ये बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि बाकी पार्ट जो भी हैं आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं वो लेट ना हो। तो अब हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं, आउटलाइन क्या क्या है इसकी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम पर और एनर्जी सिस्टम पर। ठीक है, और नर्वस सिस्टम्स का जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। बीच में हमारी ह्यूमन बॉडी है और इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है और नर्वस मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे साइड में हमारा ह्यूमन ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, सब कुछ बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS यानी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, हमारे जो ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CNS और PNS। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसके इनके अंडर आते हैं। तो मेन यही दो होते हैं, CNS और PNS। ठीक, CNS यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS में ये देख लीजिए आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, ये दो चीज़ें आती हैं। अब इनके और डीप देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। CNS के अंदर हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड अलग हो जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, ये दो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक, मोटर नर्व्स हमारा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सोमैटिक क्या होता है, जो जैसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल है, तो हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें हमारा जो भी लोकोमोशन मूवमेंट्स कराना है वो हमारे अंडर होता है। ठीक, और जो चीज़ें जो कि हमारे बॉडी के अंदर हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे ग्लैंड्स, ठीक, वो ऑटोनॉमिक होते हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अपना वर्क खुद कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो चल रहे हैं। ठीक, हम उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही चाह करके हम उन्हें बंद कर सकते हैं, ना ऑन कर सकते हैं। ठीक, हम उनमें कोई मूवमेंट नहीं करा सकते, जैसा कि मूवमेंट हम अपने स्केलेटल मसल्स में करा सकते हैं। ठीक, तो सोमैटिक वो होता है जो जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, ऑटोनॉमिक वो होता है जिन्हें हम नहीं कंट्रोल करते, हमारी बॉडी अंदर से कंट्रोल करती है, यानी हमारा PNS कंट्रोल करता है। PNS में कौन कंट्रोल करता है, हमारा मोटर नर्व्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ऑटोनॉमिक में दो चीज़ें आती हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या होता है, सिंपैथिक वो सिचुएशन होती है जिसमें हमें फाइट एंड फ्लाइट करना पड़ता है, और पैरासिम्पैथिक वो सिचुएशन होती है जिसमें हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिचुएशन होती है। जैसे कि सिंपैथिक में हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। कोई भी हमारे सामने एक इमरजेंसी में जैसे सपोज़ कोई मुझे चाकू लेके मारने दौड़ने आ रहा है, तो मैं उस सिचुएशन में कुछ भी कर सकता हूँ, या तो मैं भागूंगा या तो फिर मैं उससे लड़ूंगा। तो वो वाली सिचुएशन होती है, उसमें मेरी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है। बाकी सारे कामों को छोड़ करके मेरी जितने भी एनर्जी है वो सब मेरी स्केलेटल मसल्स में प्रोवाइड की जाएगी। और जब भी मैं पैरासिम्पैथिक सिचुएशन में रहूँगा, यानी कि मेरी डाइजेशन और रेस्ट की सिचुएशन है, तो बाकी कामों को छोड़ करके मेरा उन कामों, डाइजेशन में, रेस्ट में, मेरी रिकवरी में, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है बॉडी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का एक डायग्राम दिखा देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड को एक और चीज़ कहते हैं कि हमारे बॉडी का इन्फॉर्मेशन हाईवे होता है। जितने भी इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड करता है, तो यही हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे ओवरऑल बॉडी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, हमारा ब्रेन क्या करता है, सीधा हमारी स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम्हें यह काम कराना है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाता है मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स तक, ये प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पर मैंने अभी आंखों से देखा कि ये सामने एक वाटर का ग्लास रखा है, मुझे उसे उठाना है और ग्लास से पानी पीना है। ठीक, तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू मेरा जो भी इनपुट जाएगा मेरे ब्रेन को, फिर वहाँ से मोटर नर्व्स के थ्रू लोकोमोशन में मूवमेंट होगा। ठीक, मैं उस वाटर के भरे ग्लास को उठाऊंगा और पानी पीऊँगा। ठीक, तो सेंसरी नर्व्स को क्या कहते हैं, एफरेंट, और मोटर नर्व्स को एक और शब्द दिया गया है, इफरेंट। ठीक, और एक छोटा सा और डायग्राम जिससे कि आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स के वर्क को। सेंसरी नर्व जैसे एक फायर के ऊपर हाथ रखा हुआ है मैंने। ठीक, अब
हीट तो है ही, जब ज़्यादा हीट मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो फिर मेरे सेंसरी नर्व मेरे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मेरे ब्रेन को एक सिग्नल भेजेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, या तो हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएगा, ठीक। तो वहाँ से मोटर ब्रेन फिर से स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन भेजेगा और मोटर नर्व्स के थ्रू वहाँ से हाथ हटेगा, क्योंकि मोटर नर्व्स ही वहाँ पे मेरा लोकोमोशन में कराने का काम करेंगे, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें भी हमारी दो चीज़ें आती हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक वो जिन पे हमारा कंट्रोल है, पैरासिम्पैथिक जिन पे हमारा कंट्रोल टोटली नहीं होता है। सिंपैथिक में जैसे कि हमारा पिपल डायलेशन होता है, सलाइवा इनिबिशन होता है। मैंने भी 4th वीडियो में बताया था कि हम जब भी हम ब्रोंकाई हमारे कहाँ पे होता है, हमारे लंग्स में होता है। जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फूलता है और पिचकता है, ठीक है। तो वो हमारे ऑक्सीजन के ऊपर, इनटेक के ऊपर ही मैटर करता है। तो वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। हार्ट बीट बढ़ाना घटाना वो हमारे कंट्रोल में, रनिंग से किसी भी सिचुएशन में हमारा हार्ट बीट बढ़ता घटता रहता है। ग्लाइकोलिसिस, अभी इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे सिंपैथिक के अंदर। पैरासिम्पैथिक के अंदर हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सलाइवा का स्टिमुलेशन होता है, ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, हार्ट बीट हमारी घट जाती है, इंक्रीज बाइल सिक्रेशन, हमारा जो भी हमारा लिवर जो होता है बाइल जूस सेक्रेट करता है, उसमें इंक्रीज वो उसका बाइल जूस का सेक्रेशन बढ़ जाता है। आगे देखते हैं एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन जब भी रिलीज होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये दिखा देता हूँ। तो हमारा ब्रीदिंग रेट, हार्ट जो भी हमारा सांस लेने की ब्रीदिंग होती है वो हमारी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है हमारा। एसेंशियल मसल रिलैक्स, ठीक है। हमारे जो भी मसल्स जो कि रिलैक्स नहीं होने चाहिए, जो कि उन्हें वर्क करना चाहिए, वो भी हमारे रिलैक्स होने लग जाते हैं। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। पिपल डायलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज, ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल इंक्रीज, हमारे स्केलेटल मसल की तरफ हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, हमारे आर्टरीज में हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारी आर्टरीज में डैमेज होने का खतरा होता है। आगे चलते हैं एनर्जी सिस्टम, ठीक। तो ये अभी हमारा लास्ट पार्ट है एनर्जी सिस्टम, इसमें इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मेन टॉपिक है ये इसमें, ठीक। एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, वो इसमें इस पार्ट में कवर होने वाला है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाना खाते हैं तो वो फिर हमारा डाइजेस्ट होता है, फिर वो जाकर के एनर्जी का फॉर्म लेता है, ठीक। एनर्जी जब भी हमको कोई भी काम करना है उसमें एनर्जी लगेगी, वो कितने प्रकार से बनती है और क्या क्या उसके फॉर्मेशन के तरीके होते हैं, कब कब बनती है, किसके प्रेजेंस में बनती है, कैसे कैसे बनती है, वो आगे देखने वाले हैं आप लोग, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो, उसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा ATP होता है, यानी हमारा एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ट्राई का मतलब यहाँ पे 3 है, ठीक। तो यहाँ नीचे एक डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, दिखा दूँ आपको, ठीक है। PAPP, ठीक है। बीच में आपको रेड कलर का जो A दिख रहा है और उसके बाकी तीनों तरफ आपको जो P दिख रहा है बीच में, ठीक है, ये सॉरी ब्लू कलर का जो P दिख रहा है वो होता है हमारा फॉस्फेट। बीच में जो होता है वो हमारा एड्रोसिन होता है, ठीक। जब भी हमारा एक फॉस्फेट टूटता है, जब भी ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे हमारी ATP प्रोड्यूस होती है, और जो ब्रेक डाउन वाला फॉस्फेट होता है वो फिर आगे जा कर के दूसरे के साथ मिल कर के एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर वहाँ से एक फॉस्फेट टूटता है। इसी तरह ये चेन चलती रहती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट भी होती हैं, जैसे कि हमारा लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन प्लस आयन, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट होती रहती हैं, ठीक। और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, हमारी बॉडी में ऑलरेडी कुछ ATP पहले से स्टोर रहता है, ताकि हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी प्रकार किसी भी टाइम में लेट ना हो। जैसे कि सपोज़ मेरे पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया, अब मैं उससे ये थोड़ी कहूँगा कि रुको पहले मैं अपनी बॉडी में पहले ATP स्टोर कर लूँ, ATP का प्रोडक्शन कर लूँ, फिर तुम मुझे दौड़ाना। पहले से जो ATP स्टोर रहता है वो भी वही हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है, तभी हम कोई भी वर्क इमरजेंसी सिचुएशन में कर पाते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि ATP हमारे कैसे कैसे फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, और ये हमारे एनारोबिक और एरोबिक दो पाथवे से हमारे एनर्जी बनती है। एनारोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन और एरोबिक यानी विद ऑक्सीजन।
एनारोबिक में एटीपी सीपी सिस्टम यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है यानी, और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस यानी मसल ग्लाइकोजन में, मसल ग्लाइकोजन के अंदर भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में भी और आगे बताऊंगा, ठीक। और एरोबिक यानी विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो कि हमारा फैटी एसिड के थ्रू होता है। इसके लिए मैं आपको एक आगे डायग्राम दिखा देता हूँ। तो पहला जो चीज़ है हमारा, पहला जो एनर्जी सिस्टम था वो था हमारा एटीपी सीपी सिस्टम यानी हमारा फॉस्फेगन सिस्टम, ठीक, यानी हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, इसको फॉस्फेगन सिस्टम भी बोलते हैं, और भी कई सारे नाम हैं। इसके बारे में थोड़ा मेन चीज़ दिखा देता हूँ। प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में की जाएगी और जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, कोई भी बॉक्सिंग में किसी को एक पंच करना होगा, स्मैश करना हुआ, टेनिस बॉल में स्मैश करना हुआ टेनिस में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जिसमें भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होनी है, उसमें हमारा एटीपी सीपी सिस्टम काम आता है, यानी कि हमारा फॉस्फेगन सिस्टम यानी हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, ठीक। 10 से 12 सेकंड की कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसमें हमारा एटीपी सीपी सिस्टम काम आएगा। और जो कि हमारे ये हमारा कहाँ पर इसमें इसका वर्क कहाँ पर होता है, हमारे साइटोसॉल में होता है, ठीक। और एटीपी सीपी सिस्टम हम जब भी हम जो पहले से स्टोर होता है वही वाला इन चीज़ों में काम आता है। दूसरे एनर्जी का पाथवे दिखा देता हूँ आपको। सेकेंड एनर्जी पाथवे हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी, जब भी इस प्रोसेस एनर्जी बनाई जाती है तो वो जो वर्क होता है वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, ना कि 10 से 12 सेकंड के लिए। अप्रॉक्स वो 2 से 3 मिनट तक का वर्क होगा, उसमें हमारा एनारोबिक पाथवे से एनर्जी को जो प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पर भी प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, एक सेकेंड, इसमें जो हमारा एनर्जी का पार्ट प्रोडक्शन होता है वो भी हमारा साइटोसॉल के ही अंदर होता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साइटोसॉल के अंदर हमारा 2 तरीके के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सीपी सिस्टम और एनारोबिक पाथवे से एनर्जी यहाँ पर ही बनती है साइटोसॉल के अंदर, ठीक। तो इसमें जो भी एनर्जी होती है वो हमारे 2 से 3 मिनट तक के लिए चलती है। और इसमें एक चीज़ और होती है, जब भी हमारा इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने भी पिछले बता दिया था कि जब भी यहाँ पर हमारा एक फॉस्फेगन टूट के जब दूसरी जगह अलग होता है, जो हमारी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर एक चीज़ और होती है कि हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है, ठीक। लैक्टिक एसिड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेगा, एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, ठीक है। जैसे कि आपको नीचे एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि स्प्रिंटर्स हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, स्विमर्स है, एक स्विमर है वो जो कि स्विम कर रहा है, ठीक। इस प्रकार की जितनी भी वर्क एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हमारा एनारोबिक पाथवे से एनर्जी को बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें ग्लाइकोजन का यूज़ होता है, फिर वो जा कर के टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर बनाता है एटीपी बनाता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक, विदाउट ऑक्सीजन। और इसमें फिर हमारा एक चीज़ और बनती है, वो होती है हमारी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से क्या बनता है, यानी हमारा ग्लूकोज ने विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बनाया, एटीपी के साथ साथ उसने लैक्टिक एसिड बनाया। लैक्टिक एसिड किस में जाके कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में और हाइड्रोजन प्लस आयन में। हाइड्रोजन प्लस आयन और लैक्टेट ये 2 चीज़ें बनाता है। हाइड्रोजन प्लस आयन जब भी हमारा रेपिटेशन करते रहते हैं, उसके बाद हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है, हमारा फेलियर आ जाता है, हमारे मसल फटीग हो जाते हैं, ठीक। जब भी हमारे मसल फटीग हो जाते हैं, जब हमारा उसके बाद हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने लगता, फिर हम थक जाते हैं, डंबल रख देते हैं, वेट रख देते हैं, उसके कुछ देर बाद तक भी हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता। जब कुछ देर और रेस्ट करते हैं तो 3 मिनट तक का, फिर ठीक है, उसके बाद हमारे मसल्स में वापस से एटीपी स्टोर होता है, फिर हमारे मसल्स में वापस से लोकोमोशन और मूवमेंट्स आते हैं। आपको थर्ड एनर्जी पाथवे दिखा देता हूँ। थर्ड एनर्जी पाथवे हमारा एरोबिक सिस्टम यानी विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एनर्जी को बनाया जाता है। प्रोड्यूस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। पहले मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा।
और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कहाँ पर होगी, पिछले दोनों में जो थी, पिछले दो जो एनर्जी के पास प्रोडक्शन था उसमें वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी साइटोसोल में, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ये मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ सर्कल मार के, सॉरी। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारी एरोबिक पाथवे से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, यानी इसमें हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और इसमें जो भी हमारी एनर्जी यूज़ होगी वो हमारे फैटी एसिड को यूज़ करके हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। और आपको इसमें आप इमेज भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है नीचे एक आदमी जो वॉक कर रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी है, इसमें कोई भी हाई इंटेंसिटी का कोई भी वर्क नहीं हो रहा, लॉन्ग ड्यूरेशन और स्लो इंटेंसिटी का वर्क है, इसमें लो इंटेंसिटी का वर्क है। ठीक, आपका कोई भी गार्डनिंग का वर्क हो गया, साइकिलिंग होगी, स्पीड स्लो रहेगी साइकिलिंग में, या फिर आप चेयर पे बैठ के कोई भी स्टडी कर रहे हैं, फिर कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हो गया। लॉन्ग मैराथन रनिंग हो गई, मैराथन रनिंग में भी हमारा एरोबिक पाथवे से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, 42 किलोमीटर्स, फिर शॉर्ट कहें तो 15 किलोमीटर्स वाली भी, और उससे शॉर्ट हैं, बट वो लॉन्ग ड्यूरेशन का गेम है। तो इसमें हमारा एरोबिक पाथवे से एनर्जी बनाई जाती है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और लास्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि इससे आप और इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें मेरे किस पाथवे से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, और इसमें किस पाथवे से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, आप दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने गोल्फ तो खेला नहीं है, नई गोल्फ के बारे में मुझे कुछ जानकारी है फिलहाल। जब भी हम गोल्फ में जो भी कहते हो हिट करना बॉल को, या फिर जो भी होता हो, तो गोल्फ में जब भी हम बॉल को हिट करते हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है और उसमें जो इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे हम बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करके बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बॉल को हिट करते हैं, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी रहती है। तो उसमें जो पाथवे से मेरा एनर्जी का यूज़ होता है तो वो मेरा ATP CP सिस्टम होता है। ठीक, जैवलिन थ्रो है, ये भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ख़त्म होता है, विद इन 4-5 सेकेंड लगते होंगे, मुझे लगता है शायद 4-5 सेकेंड्स के अंदर जैवलिन थ्रो ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो इसमें भी मेरा जो प्रोडक्शन एनर्जी का है वो मेरा ATP CP सिस्टम ही रहता है। मैराथन मैंने बताया था अभी लॉन्ग ड्यूरेशन का गेम है, तो इसमें जो भी हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो हमारा एरोबिक पाथवे से होगा, और इसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को बनाते हैं ताकि हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें, और हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक उस वर्क को कर सकेंगे। ठीक, 200 मीटर की स्विमिंग है, टेनिस की सर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे टेनिस गेम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टेनिस सर्व की बात कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ एक स्मैश होता है। ठीक, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्मैश की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी हमारा जो क्या कहते हैं एनर्जी का जो यूज़ होता है वो हमारा ATP CP सिस्टम से ही यूज़ होता है। ठीक, ना कि हमारा इसमें एरोबिक ये सब यूज़ नहीं होता। 1500 मीटर रनिंग है, 30 सेकेंड्स की स्प्रिंट है। ठीक, और वॉकिंग है, वॉकिंग हमारा एरोबिक पाथवे से एनर्जी वो प्रोडक्शन होता है, इसमें वॉकिंग एरोबिक एक्टिविटी हमारी। पावर लिफ्टिंग में से हमारी 3 चीज़ें आती है, स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस। ठीक, पावर लिफ्टिंग, और ये होता है 1 रेप मैक्स का गेम है। ठीक, तीनों में आपको 1 रेप निकालने पड़ते हैं, सब में सिर्फ 1 रेप निकालना है, तो यानी इसमें हमारा ATP CP सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 रेप और फुल एफर्ट के साथ अपनी हाई इंटेंसिटी में करना होता है, तो इसमें हमारा एरोबिक पाथवे से एनर्जी हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 5th पार्ट में बॉडी के सिस्टम्स को समझने में और एनर्जी के पाथवेज को समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, उस पर और डिटेल वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, सो